नमस्कार दोस्तों, आज के इस व्याख्यान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को समझने जा रहे हैं और वो है क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस ऑफ क्लेम्स। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर यही पोर्शन दिख रहा है जो कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में दिखाया गया है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? पेटेंट लॉ में केवल इन्वेंशन होना ही पर्याप्त नहीं है दोस्तों, उसे क्लियर और कंसाइस लैंग्वेज में लिखना भी उतना ही ज़रूरी है। एग्जामिनर को ये समझना होता है और कोर्ट को ये इंटरप्रेट करना होता है और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बाउंड्री भी समझनी होती है। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 4C, सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 ये दोनों कहते हैं कि क्लेम्स क्लियर और ससिंक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जामिनर कहते हैं कि क्लेम्स कन्वॉल्यूटेड है, वर्डिंग कॉम्प्लेक्स है और अननेसेसरी टेक्स्ट है। क्लेम्स में सुपरफ्लस लैंग्वेज है, बहुत ही आडंबरपूर्ण भाषा है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। इसे आसान भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके क्लेम को पढ़ के वो एक बार में समझ में नहीं आता है और उसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि वो क्लियर नहीं है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और ये हमारे शिक्षित समाज का एक दोष कहना चाहिए कि प्रमोशनल लैंग्वेज बढ़ा चढ़ा कर कहना। एग्जामिनर ने स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया कि सेफ ट्रिमिंग, इसका क्या मतलब है? यह प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है? ये तो मार्केटिंग लैंग्वेज है। रूल 13 सब रूल 5 कहता है कि इररिलेवेंट या अननेसेसरी मैटर रिमूव कर दो, यानी फैंसी वर्ड्स को हटाओ और अननेसेसरी एडजेक्टिव्स को हटाओ। आप उसको आडंबरपूर्ण ढंग से महिमा मंडन कर रहे हो कि ए स्मार्ट, ए बेटर, मोर रिफाइंड, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लेम एक सिंगल सेंटेंस होना चाहिए और उसमें केवल एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि कोई भी क्लेम उसमें बीच में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आता, सबसे लास्ट में आता है। तो क्लेम एक सिंगल सेंटेंस होता है हमेशा। और अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इनकरेक्ट क्लेम क्या होता है। ए हाईली एफिशिएंट एंड सेफ ट्रिमिंग डिवाइस विच प्रोवाइड एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये वेग लैंग्वेज है, प्रमोशनल है, अनक्लियर है। क्लेम में व्हाट इट डज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाउ इट इज़ स्ट्रक्चर्ड। एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन को समझते हैं, इनकंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी। एग्जामिनर ने कहा कि स्पेसिफिकेशन और क्लेम्स में एक ही कंपोनेंट को अलग अलग नामों से आपने रेफर किया है। जैसे उन्होंने सवाल उठाया है कि सबनेल गैप लिखा है कहीं पर, तो और कहीं पर इसी चीज़ को लिखा है आपने अंडर नेल क्लियरेंस। एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के ढांचे में आपने बदल दिया। अब आप सोचेंगे कि दोनों का मतलब तो सेम है, तो प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है। आप अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उससे भ्रम पैदा होता है। एग्जामिनर सोचता है कि क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग चीज़ें हैं। अगर उसे भ्रम होता है तो क्लैरिटी फेल हो जाती है। तो करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? एक टर्म सेलेक्ट करो और पूरे डॉक्यूमेंट में उसी को यूज़ करो। जैसे यहाँ पर क्लेम में सबनेल गैप और डिस्क्रिप्शन में अंडर नेल क्लियरेंस, तो इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो करेक्ट अप्रोच क्या है? एक टर्म फिक्स कर लो और हर जगह उसी को इस्तेमाल करें। तो जब भी आप पेटेंट ड्राफ्ट करें तो आप उसको फाइंड में जाएं। जैसे मान लीजिए कि आपकी PDF फाइल है तो फाइंड में जाएं और वो वर्ड लिखें। उसके बाद चेक करें वो कितनी जगह आया है और उसका सिनोनिम भी चेक कर लें कि कितनी जगह आया है। तो और उसके बाद में उसको रिप्लेस कर लें और सिंगल टर्मिनोलॉजी को इंश्योर करें। तो इससे इनकंसिस्टेंसी शुरुआत में ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई टर्म इम्पॉर्टेंट है उसे डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करें और फिर क्लेम्स में वही टर्म यूज़ करें। मैं जनरली अप्रोच यही अपनाता हूँ जो पेटेंट ऑफिस कहता है कि टर्म के आगे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में एक नंबर आप दे दीजिए, उसको 10, 20, 30 और वो एक लिस्ट आप क्रिएट कर लीजिए। पेटेंट ड्राफ्टिंग में सिनोनिम यूज़ करना एकदम गलत बात है। वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग्स में भी रेफरेंसेस देने चाहिए, ये क्लैरिटी बढ़ाने का तरीका है। एग्जामिनर साहब ने लिखा है कि अगर ड्राइंग्स हैं तो क्लेम्स में रेफरेंस न्यूमरल यूज़ करें। रूल 13 सब रूल 4 यही कहता है कि फीचर्स के साथ में रेफरेंस साइंस यूज़ करें। जैसे एक कटर कंप्राइजिंग ए ब्लेड, ब्लेड के बाद में उसका नंबर डाल दीजिए पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए ब्लेड, मान लीजिए आपने उसको नंबर दिया 10। तो थ्रू आउट आप अपने स्पेसिफिकेशन में उस ब्लेड के लिए 10 ही इस्तेमाल करें, इससे कंसिस्टेंसी आएगी। तो एक कटर कंप्राइजिंग ए ब्लेड ब्रैकेट में 10 एंड ए गैप लिमिटिंग मेंबर
ब्रैकेट में 20। तो अब इससे क्लैरिटी बढ़ गई, एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ गया और भ्रम जो है वो ख़त्म हो गया। एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि एप्लीकेंट ड्राइंग्स में नंबर दे देते हैं लेकिन उसे क्लेम में मेंशन नहीं करते, तो इससे क्लियरिटी कम हो जाती है। ऑब्जेक्शन को समझते हैं जो ऑलमोस्ट हर एफईआर में आती है कि क्लेम्स आर टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, क्लेम्स बहुत लंबे हैं, ऐसा एफईआर में ऑब्जेक्शन आता है। कंपाउंड सेंटेंसेस हैं दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एंड और एज मच एज, ये इस तरह की जो बातें लिखी होती हैं ये कंपाउंड सेंटेंसेस, ये समझने में कठिन होते हैं। इसके लिए सजेशन है कि सिंपल फ्रेजेस या सेपरेट क्लेम्स में डिवाइड कर लें। अगर आपकी क्लेम ऐसे हैं कि एक ही सेंटेंस में 5-6 कंपोनेंट आ रहे हैं, तो मल्टीपल कंडीशंस हैं, कई क्लॉजेज हैं, तो वो टेक्निकली तो वैलिड होगा ही होगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वो अनक्लियर होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्जामिनर कंफ्यूज होते हैं उससे और इंटरप्रिटेशन मुश्किल हो जाता है और स्कोप उससे अनक्लियर हो जाता है। हालांकि एफईआर का जब आप अप्लाई करते हो तो क्लेम्स में इस तरह की अगर एम्बिग्विटी है तो वो आप आसानी से उसको रिराइट कर लो। एक फॉर्म 13 800 रुपये का भरना पड़ता है, कोई उससे अधिक समस्या नहीं है, लेकिन क्लेम्स में सुधार जो है वो आसानी से आप कर सकते हो अगर आपने उसकी मैपिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप शो कर देते हो, उसको कन्विंस कर देते हो। तो करेक्ट अप्रोच क्या है कि एक मेन इंडिपेंडेंट क्लेम रखो और उसमें कोर फीचर्स बिल्कुल मत रखो, मतलब कोर फीचर्स रखो और बाकी के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल मत रखो, और जो फालतू के फीचर्स हैं उन्हें डिपेंडेंट क्लेम्स में डाल दीजिए। तो दोस्तों कोई भी जो क्लेम है अगर बहुत लंबा होगा, एक लंबा क्लेम कैसा सुनने में कैसा लगेगा, ऐसा देखते हैं। ए कटर कंप्राइजिंग ए ब्लेड, ए हैंडल, ए सेफ्टी मैकेनिज्म, ए गैप एडजस्टमेंट सिस्टम एंड ए कंट्रोल स्ट्रक्चर कन्फिगर टू प्रोवाइड सेफ ट्रिमिंग एंड रिड्यूस सबनेल गैप। और भी लंबा है तो बहुत हैवी और बहुत अनक्लियर है। बेटर अप्रोच क्या है कि क्लेम नंबर 1 में लिखो आप ए कटर कंप्राइजिंग ए ब्लेड एंड ए गैप लिमिटिंग मैकेनिज्म, थोड़ा सा और आप इसमें आगे बढ़ा दो। उसके बाद क्लेम नंबर 2 इस पर डिपेंड कराओ, लिखो कि द कटर ऑफ क्लेम नंबर 1 वेयर इन द गैप लिमिटिंग मैकेनिज्म इज एडजस्टेबल, थोड़ा सा डिफाइन कर दो उसको। क्लेम नंबर 3 द कटर ऑफ क्लेम नंबर 1 फर्दर कंप्राइजिंग ए सेफ्टी गार्ड, इससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्लेम एक सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो अनावश्यक रूप से बहुत लंबा हो। लॉन्ग क्लेम को ब्रेक करने के लिए मेन कंसेप्ट को आइडेंटिफाई कर लो और बाकी फीचर्स को डिपेंडेंट क्लेम में डाल दो। तो मुख्य सिद्धांत क्या है, 1 क्लेम 1 क्लियर आइडिया, और एग्जामिनर भी यही चाहते हैं कि हर क्लेम रीडेबल हो, क्लियर हो और सेल्फ कंटेंट हो। तो दोस्तों जब आप क्लेम लिखें तो ये चेक कर लें कि क्या ये एक बार में समझ में आ रहा है, क्या इसमें अनावश्यक शब्द हैं, अननेसेसरी फालतू शब्द हैं, क्या इसे छोटा किया जा सकता है, क्या इसे डिपेंडेंट क्लेम्स में स्प्लिट किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पेटेंट ड्राफ्टिंग में कॉम्प्लेक्सिटी स्मार्टनेस नहीं होती। ये देखिए बहुत होती है वैज्ञानिक समुदाय में, स्पष्टता को सब जगह पर वरीयता मिलती है, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं अगर स्पष्ट रूप से आप कह रहे हैं, और अगर अनावश्यक रूप से आप उलझा रहे हैं तो भाई ये फिर शिक्षित होने का लाभ नहीं है। तो क्लैरिटी ही स्ट्रेंथ होती है। तो हमने आज पूरा समझा कि क्लैरिटी और कंसाइसनेस का क्या महत्व है और प्रमोशनल लैंग्वेज को कैसे हटाएं, आडंबरपूर्ण भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, टर्मिनोलॉजी में कंसिस्टेंसी रखें, रेफरेंस न्यूमरल्स का इस्तेमाल करें, ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में नंबर दें 10, 20, 30, 130, और अगर मान लीजिए 10 वाली सीरीज़ में अपर जॉ लोअर जॉ तो उसको 11 और 12 कर दें उसको नंबरिंग। तो ये 10 और 20 का जो गैप है ये आपको बीच में अगर आपको नए उसमें एलिमेंट्स आपको इंट्रोड्यूस करने पड़े तो ये गैप जो है ये सुरक्षित रखता है, बाकी का जो क्रम है वो भटकता नहीं है उससे। और लॉन्ग क्लेम्स को सिंप्लीफाई करना चाहिए। दोस्तों ऐसा क्लेम, ए क्लेम दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड इज़ ए क्लेम दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनफोर्स। जिसको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है उसको कोई एनफोर्स कैसे करा सकता है। आपने देखा होगा कि पुलिस का काम, कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन पुलिस अपना काम तब करेगी जब उसको समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।